नमस्कार साथियों, मैं ललित आचार्य एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम 10+2 जो कि आपके 22 तारीख को पहला इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 पारियों में 22, 23 और 24 3 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। अब इस एग्ज़ाम में क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए? आप सब ने बहुत ही अच्छी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करी है और बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। अब उसको रिप्रेजेंट करने की आप सभी की बारी है, तो ये देखना अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली में आपने कितने घंटे पढ़ा है यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रदर्शन रहने वाला है, क्या आप वहाँ पर जो है वो करके आओगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि विद्यार्थी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में अपनी स्थिति को मैनेज नहीं कर पाता है। इस वजह से उस विद्यार्थी के औसतन जो अंक आने चाहिए थे वह अंक उसे प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं कि सर हम एग्ज़ाम हॉल में हमारी स्थिति जो है वो कैसे एक बेहतर विद्यार्थी की भांति हम प्रदर्शन कर सकें, इसके बारे में आपको टिप्स दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसीलिए आप सबके सामने उपस्थित हूँ। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियाँ और समय समय पर जो भी अपडेट होते हैं उसकी जानकारी आपको अवेलेबल यहाँ से करवा दी जाती है और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सीईटी एग्ज़ाम जो है वो 10+2 अभी हो रहा है। जैसे कि 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, फिर आपका 23 तारीख को एग्ज़ाम है और फिर आपका 24 तारीख को है। इसमें 2 शिफ्टें हैं, 23 में भी 2 शिफ्टें हैं और 24 में भी 2 शिफ्ट है, यानी 3 दिन एग्जाम चलेगा, 2 शिफ्टों में चलेगा। यानी कुल मिलाकर कितनी शिफ्ट हो जाती हैं आपके? 6 शिफ्ट है। अब 6 शिफ्ट में पेपर आएगा 150 अंकों का। यहाँ पर 150 आपको क्या है अंक और 150 ही क्या होंगे? प्रश्न होंगे। ये तो बात सर हमें पता है कि 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक है। हमें सर कितने लाने? आपको 40% लाने अगर आप जनरल ओबीसी के अंदर आते हो तो। अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आपको 35% अंक यहाँ पर लाने हैं। ये एक इंटर्स एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है और इसकी वैलिडिटी है आजीवन रहने वाली, जैसा आपको पता है। और इसके अंदर 12 प्रमुख जो भर्तियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो बात करेंगे सर परीक्षा हॉल में हमारी क्या तैयारी लेनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इससे पूर्व कितनी तैयारी करी आपने? तैयारी आपने कितनी करी है यह इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट यह है कि परीक्षा हॉल में आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप परीक्षा हॉल में अपने आप को बैलेंस रख पाने के काबिल हैं? क्या आपके अंदर जो एक झिझक है, एक डर है, क्या वो डर अभी भी आपके अंदर कायम है? क्या आपने इतना सारा पढ़ा है उसके बाद आपको लग रहा है कि अगर मेरे को ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में ना मिले तो क्या मेरे 40% अंक नहीं बढ़ेंगे क्या? ये सारी बातें अभी आपको हाल ही में जो है विद्यार्थियों इस डर को, इस झिझक को अभी घर पर छोड़ना है। एग्जाम हॉल के अंदर जितना आप रिलैक्स करोगे अपने माइंड को उतना ही बेहतर आप प्रदर्शन कर पाओगे। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? पहली रणनीति यह है कि आप आज जो पढ़ चुके हो उससे 24 घंटे पूर्व आप कुछ भी ना पढ़े। आपको लगता है कि हाँ मेरा माइंड स्थिर है और मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो आप कोई लाइव क्लास MCQ प्रश्न देख लीजिए, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने काफ़ी लंबे समय से पढ़ा नहीं है वो पढ़ सकते हैं। बाकी अपने आप को जितना रिलैक्स करोगे उतना आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी जो फिजिकल आपकी हेल्थ है उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। कुछ जानकारियां जैसे आपके प्रवेश पत्र हुआ, आधार कार्ड है, ये चीज़ें आप पहले से ही अपने पास कलेक्ट कर लें, फोटोकॉपी ले लें। जो भी ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का डिप्रेशन आपकी तैयारी को एग्ज़ाम हॉल में बिगाड़ सकता है। आप अगर एग्ज़ाम हॉल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आया। उस एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाने के बाद विद्यालय जो कोड लगे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, वो कोड एक बार जांच ले। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो एक क्षेत्र पड़ता है इधर भिलवाड़ा में मांडल और एक पड़ता है मांडलगढ़। अब आपका मांडलगढ़ आया सेंटर या मंडल आया है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपको डिसाइड करना है कि मेरा ये है कि ये है।
क्योंकि विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, इस वजह से फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के कारण उसकी जो तैयारी है वो तो बेहतर है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में डिप्रेशन का हिस्सा बन जाता है, इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि एक्चुअली में मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है और अब मैं पूरी रूप से तैयार हूँ, बस मुझे पेपर मेरे हाथ में आ जाए, उस पेपर को मैं फाड़ डालूंगा। पहली चीज़ तो ये है। तो आपको सबको घर से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना है और दही और शक्कर लेके अपने घर से निकले, शुभ मुहूर्त में निकले, बस ट्रेन, मोटरसाइकिल, कार, इन सभी की सावधानी बरतें। फिर इसके बाद में 40% अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए 40% अंक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भारत का जीके की बात करते हैं। भारत का जीके, देखिए भारत के जीके में आप हिस्ट्री को भूल जाइए, क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इतिहास के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सर क्या आएंगे, आपको सिलेबस पता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में पूछा जाएगा आपको भूगोल, भारत का भूगोल पूछा जाएगा यहाँ से, और भारत भूगोल में भी वही पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है। यहाँ पर आपको पता है भौतिक प्रदेश भारत का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको पता है यहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों के बाद यहाँ पर झीलें हैं, झीलों के बाद यहाँ पर आपके अभयारण्य हैं। ये कुछ बड़े टॉपिक हैं जो कि आपसे सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सर यहाँ की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ ले, आपकी अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के 6 टॉपिक हैं। राज्य व्यवस्था है भारत की, उस राज्य व्यवस्था को थोड़ा सा आप एमसीक्यूज प्रश्न निकाल लें तो ये जो मोटा मोटा आपका एक रेशियो रहने वाला है, लगभग इसके प्रश्न आ सकते हैं आपसे 20 से 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा एक मेरा बताने का एक तरीका है, इसमें 15 से 20 भी हो सकते हैं, 20 से 25 भी हो सकते हैं। अब यहाँ सर क्या करें हम, देखिए जब भी आपको लगे ना कि ये प्रश्न जो है एक्चुअल में मैंने पढ़ाई नहीं है ना, या मैंने पढ़ रखा है, अब वहाँ थोड़ा पेपर का सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पता ही नहीं चलता है प्रश्न आ कहाँ से रहे। एक सीक्वेंस में हो, जैसे भारत ज्योग्राफी के पहले आगे, फिर पॉलिटिकल के, फिर अर्थव्यवस्था के, तो हम कर सकते, लेकिन पिछली सीईटी में आपको पता है एक प्रश्न इसका, दूसरा हिंदी का, ऐसे दे रखे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो पहले आपको क्या करना है कि अगर आप जो है 40 अंक लाने हैं तो इन टॉपिक के ऊपर आपने फोकस किया होगा, और नहीं भी किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सरल, बहुत इजी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहली रणनीति ये कि भारत का जो पार्ट है वो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी है तो भी आप आराम से 100 प्रश्न या 100 अंक आराम से ला सकते हैं, जिसमें आप 60 प्रश्न सही करने हैं आपको। अब 60 प्रश्न कैसे हैं, देखो यहाँ से आपके आने वाले हैं 20 प्रश्न, इसमें से अगर आप 15 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबने पढ़ा है, इतिहास राजस्थान का आता है, इतिहास के बाद कला संस्कृति है, कला संस्कृति के बाद आपका भूगोल है, और भूगोल के बाद आपकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है, भूगोल के अंदर ही अर्थव्यवस्था क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपकी राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है। यहां से देखिए तो फिर आती है आपकी भूगोल। अगर आपने यह क्लियर कर लिया है राजस्थान जीके, तो आई होप मानकर चलिए यहां से आपको 40 से 45 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 40 से 45 प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाने वाले हैं। 40 से 45 प्रश्न अगर यहां से पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी है, जिसने पढ़ा है वो उसकी बल्ले बल्ले है। सर इसके बाद हिंदी, हिंदी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है, इसके 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जिस व्यक्ति ने हिंदी अच्छी प्रकार से पढ़ी है तो उसके क्वेश्चंस गलत होने के बहुत कम चांस बनते हैं, तो यहाँ से आप 10 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। अब अगर 15, 10 और 40 को हम जो है इसको 30 ही मान ले, चलो इसको 30 मान लेते हैं अपन। 30 और 10 40 प्लस 15 55 नंबर होते हैं, और 2-5 नंबर अगर आप मेहनत करते हो तो आई होप आप मैथ्स के, रीजनिंग के या आप इंग्लिश के तुक्के लगा करके सही कर सकते हो। यानी आपको कुल मिलाकर आसानी से 60 प्रश्न सही करने हैं और आप कर भी लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 40% की कोई ज़्यादा इतनी बेजामारी नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है उन विद्यार्थियों के लिए 40% अंक लाना बहुत ही आसान काम है। लेकिन किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो वैसा उनके लिए तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो
आगे देखते हैं। सर यहां पर आपने बताया कि ये तो चीजें हम कर लेंगे, कोनो दिक्कत ना है, तुक्का कैसे लगाएं? सर तुक्का लगाने की अगर कोई रणनीति आप बता दें तो ये हमारा सोने में सुहागा हो जाएगा। देखिए तुक्का लगाने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाने के लिए आपको 3 राउंड करने पड़ेंगे, 3 स्टेप लेने पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। सबसे पहले आपको करना है, जो आपको प्रश्न याद है या फिर आपको आ रहे हैं, आपको पहले प्रश्न पत्र को जो है वो आपको पहले प्रश्न पत्र को पहले आराम से शांत दिमाग से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद पहले आपको पहली स्टेप जो है वो करनी है। पहला पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको जो भी इसमें से प्रश्न आ रहे हैं याद हैं उसको आप पहले कर लीजिए। पहले करने के बाद फिर आप वापस उन क्वेश्चंस को करिए जिस प्रश्न के अंदर आपको लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। दूसरी स्टेप में डाउट वाले कर सकते हैं आप। दूसरी स्टेप में डाउट है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन मिलेगा इसमें जो तो भरना ही है। पहला आपको पता है काट दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा इसमें काट दिया, हो ही नहीं सकता है। अब 2 में आप उलझे हुए हो, है ना, तो आपको ऊपर वाला सीक्वेंस याद रखना है। आपने मान लीजिए 40 प्रश्न कर लिए जो आपको आ रहे थे। अब 40 में अक्सर आप देखिएगे ए होता है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये ई तो आपको भरना ही है। अब इनमें से आपने 40 में से जो प्रश्न आपको आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा आंसर आपने किसको लगाया है? अगर आपने ए और सी लगाया है तो भाई साहब यहां पर जो आंसर होने वाला है, अगर आप 2 और 4 में ज्यादा कंफ्यूज हो तो यहां पर कभी कभी बी और सी भी बहुत सी बार आंसर सेम, कोई सीरीज होती है उसमें बी और सी ज्यादा आंसर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहां पर थोड़ा सा विशेष फोकस करना है कि भाई साहब हमने ऊपर जो प्रश्न लगाया उसमें अक्सर उसका आंसर बी आया है। अक्सर उसका आंसर क्या आया है? बी आया है। हमें आ रहा था प्रश्न, उसका आंसर बी था या सी था या ए है। तो यहां पर ऑप्शन देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय तुक्का लगाना पड़ेगा जो ऊपर वाली सीक्वेंस है उसके अनुसार। क्योंकि पेपर कभी कभी बनता है ना, कभी ऐसे बनता है ए आ गया, ए से 2-4 प्रश्न आ जाए, बी आ गया, बी की सीक्वेंस चल जाए। क्योंकि प्रश्नों को डिवाइडेशन किया जाता है, उसमें 150 प्रश्न है तो 25-25 करके ऐसे बांट दिया जाता है 4 ऑप्शनों में। वो आपको देखना है कि एक्चुअली में आपने जो किया है ऊपर वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी सर हम पता ही नहीं चल रहा है ऊपर हमने जो किया है वो, हम तो ये 2 वाला लगाना चाह रहे हैं लेकिन ऊपर तो हमने 4 वाला प्रश्न का आंसर ऐसा मिल रहा है। उस समय आपको करना क्या है, उस समय आपको ये करना है कि ये प्रश्न जो है एक्चुअल में किसी टॉपिक से रिलेटेड है क्या। अच्छा, उस टॉपिक से रिलेटेड है तो एक बार प्रश्न को वापस पढ़े। वापस पढ़ने के बाद दोनों में दिमाग लगाए, अच्छा ये उस चीज में शामिल नहीं है और ये इसके इर्द गिर्द हो सकता है, तो जो इर्द गिर्द होगा, आसपास का होगा, वही उसका आंसर माना जाता है। तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद यहां पर तो आप कर सकते हो, डाउट वाले क्वेश्चन है तो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब इसमें सर कैसे तुक्का लगाएं, इसमें थोड़ा सा आप हमें बता दें तो वही पॉलिसी आपको यहां अपनानी है जो आपने ऊपर अपनाई, जैसे ए, बी, सी और डी और ई है। अब आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको बिल्कुल प्रश्न नहीं आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप काट ही दोगे। मान लो जैसे ए और डी को आपने काट दिया है। अब यहां पर भी आप 2 में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो अब आपको करना क्या है, यहां पर थोड़ी सी सीक्वेंस पकड़ लेना। 5 प्रश्न में बी, बी, बी कर लेना, 5 में वापस सी, सी, सी कर लेना, 5 में वापस छठे पे ए के बाद ए के बाद आपको वापस बी, बी, बी करके ऐसे सी, सी करके सीक्वेंस आपको अपना लेनी है। यह सीक्वेंस अपना लेते हो तो आपको यकीन मानिए कम से कम आपके 40 प्रश्न अगर आप तुक्के लगा रहे हो तो उसमें कम से कम 50% प्रश्न आप कर सकते हो, यानी 20 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो जैसा हमारा पेपर है उस प्रकार से हम करेंगे। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कभी पेपर दिया है तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैंने जो पहले प्रश्न किए उसका आंसर बी और सी आया है, अब मेरे को नहीं आ रहा ना, उसमें मैं बी और सी भर दूंगा। एक ऐसे सीक्वेंस बनता है जैसे ये वाला है, फिर इधर से ये सी आ गया, फिर इधर से ए आ गया, ए के बाद इसमें डी आ गया, डी के बाद इधर वापस बी आ गया, बी के बाद वापस सी आ गया, सी के बाद डी आ गया। ऐसे आपको सीक्वेंस पकड़नी ऊपर वाली, जो ऊपर वाले आपको आ रहे थे उसी सीक्वेंस में नीचे आप तुक्के लगा सकते हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि सर घबराहट हो रही है, क्या करें। घबराहट को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, आप भगवान के मंदिर में जाइए, आपके जो भी इष्ट देवता हैं उन इष्ट देवता से प्रेयर करिए कि भगवान मैं जो है वो पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे माता पिता के सपने हैं और ये सपने अब आपके हवाले हैं, मैं जो भी प्रश्न में आंसर को टिक करूं बस वही मेरा आंसर सही हो, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मैं नौकरी लग गया तो 1 महीने की सैलरी आपको चढ़ाऊंगा। ऐसा इष्ट आपका है, उस समय घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। और ज़्यादा घबराहट हो रही हो तो अब बीपी चेक करा ले, क्योंकि कभी कभी वैसा टेंशन से अपनी बीपी बढ़ जाती है तो हमें घबराहट होने लग जाती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आप सभी के सामने है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कैसी अन्य जानकारी के साथ। अच्छा, आप जा रहे हो, आपको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। भगवान सांवरिया सेठ से ये प्रार्थना है कि आपके 40% तो क्या 60% से अबाव आप नंबर लेकर आए। मिलेंगे प्यारे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।